Vande Mataram and a very warm welcome to the official podcast channel of Mahesh Memorial Public School Ba. आज हम सबके लिए बहुत गर्व का पल है क्योंकि आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं एक विजनरी एजुकेटर, एक प्रेरणा स्रोत, एक लीडर और हमारे स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर करुणेश रघुवंशी सर का। Sir, thank you for joining us today. सर, अगर आप हमारी जगह पर होते विद योर ऑल एक्सपीरियंस, तो आप हम स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट शुड वी डू एट दिस एज? देखिए, आप उम्र के जिस मुकाम से गुजर रहे हैं ना, ये जीवन बनाने वाली उम्र है। टीनेजर्स उम्र जो होती है वो किसी भी देश के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाती है। और जो टीनेजर्स एज होती है ना, उसी एज में बच्चों को आमोद, प्रमोद, आलस, आराम, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी टीनेजर बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि यदि जीवन को एंजॉय करना है तो 25 साल के बाद करो। 16 साल से लेके तो 22 साल तक अपनी आहुति दे दो, अपने आप को समर्पित कर दो अपने परिवार के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में और अपने देश के निर्माण में। थैंक यू सर फॉर दिस। अनदर क्वेश्चन सर मेरा ये था कि विथ योर ऑल एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट्स यू अचीव फॉर द स्कूल, आप किस चीज़ पे लगातार मोटिवेट होते हैं और आपको क्या चीज़ लगातार मोटिवेट करती है कि आप हम सबके लिए इतना अच्छा आउटपुट दे पाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आप मुझे एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि आप अपना जीवन जी रहे हैं। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप सक्सेसफुल हैं और आप बहुत खुश भी हैं। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? भाई, आप जीवन जी रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ आपके साथ भी तो ऐसी हो रही होगी जो आपको मोटिवेट कर रही है। मोटिवेट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बहुत आदर्श स्थापित किया जाए या कोई बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया जाए। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? जीवन को कैसे जिया जाए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि जो मोटिवेशन है वो कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, बहुत स्पेसिफिक तरीके से लेना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक पर्सन से लेना चाहिए। ऐसा नहीं। जो हमारी डेली लाइफ चल रही है ना, उसके अंदर जो हम कार्य करते हैं ना, वही हमको मोटिवेट करते हैं। अब देखिए, मेरे साथ क्या होता है। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं एक बच्चे के चेहरे पे खुशी देखता हूँ, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, अगर मेरे रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड होगे, आपके चेहरे पे खुशी होगी, तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपको और खुश रखना चाहिए। तो मेरा जो मोटिवेशन है वो केवल इतना सा है कि हर बच्चे के चेहरे पे मैं खुशी देखूँ, उनकी हर समस्या का मैं एक बहुत परफेक्ट उनको समाधान प्रोवाइड करूँ। जो पालक, अभिभावक अपने बच्चों के जिन कामों से परेशान हैं, मैं कुछ ऐसा करूं कि उनके चेहरे पे खुशी आए। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों के चेहरे पे खुशी लाऊंगा, उनके परिवार को हंसता हुआ बनाऊंगा, निसंदेह ये समाज खुश होगा और ये राष्ट्र खुश होगा। और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो मेरा उद्देश्य चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक अद्भुत भारत का निर्माण कैसे किया जाए, एक संपूर्ण, एक अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि बच्चे को खुश रखा जाए, उसको सही दिशा दी जाए, तो सब कुछ हो सकता है। तो यही है मेरा मोटिवेशन, प्रतिदिन उन बच्चों की समस्याओं को सुनना, उस पर फोकस करना और उनको खुश करना, उनको समाधान देना उनके पर्सपेक्टिव से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि यार मैंने बोल दिया भाई आपको ऐसा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, वो बच्चा उसमें पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, वो पालक उस सोल्यूशन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यही मेरा मोटिवेशन है और इसी के आधार पे मैं प्रतिदिन अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। अनदर क्वेश्चन था सर, एजुकेशन की आज एक दुनिया में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? किस डायरेक्शन में जाना रहा है और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? देखिए, जो एजुकेशन है ना, अभी कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है। हम अब जो पहले क्या थे ना, सब अलग अलग थे। मैं अगर 90s की बात करूं, 95 की बात करूं, 2000 तक भी बात करूं, तो इंदौर एक ऐसा डेस्टिनेशन लगता था जो बड़ा दूर लगता था। जब कम्युनिकेशन के कोई साधन हमारे पास मौजूद नहीं थे, हमको बसेस के थ्रू इंदौर तक जाना पड़ता था। एक पत्र को इंदौर से हमारे एरिया में आने में 5-7 दिन लगते थे। अब वो समय नहीं रहा है। अब हर जगह परिवर्तन आ चुका है। फास्ट ग्रोइंग एज हमको देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी का एक बूम हमको देखने को मिल रहा है। जो 2015 के बाद से जो चेंजेस आए ना, वो बहुत अनबिलीवेबल है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हमारी लाइफ में आए हैं, जिस तरह से चारों तरफ का सिनेरियो बदला है, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। जो एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए ना, जो एक परिपक्वता चाहिए इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, शायद वो हमारे अंदर थी नहीं। और हमने एक बहुत
तेजी के साथ एक फास्ट ग्रोइंग एज में कदम रख लिया है, टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट कर लिया और हम उसके साथ चलने की कोशिश करने लगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमको हमारे अंदर कुछ परिवर्तन को लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यदि एजुकेशन के अंदर हम बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो हमको वैल्यूज़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और वैल्यूज़ को यदि हम देख रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं संवेदनाओं को भी समझना पड़ेगा, एक फीलिंग्स अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगी। यदि हम इस फास्ट ग्रोइंग एज के साथ बहुत बेहतर तरीके से सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, कुछ बहुत स्पेशल यूनिक करना चाहते हैं, तो यदि हम ये समझते हैं केवल एजुकेशन के थ्रू हम ये सब कुछ अचीव कर लेंगे, तो वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमको कहीं ना कहीं वैल्यूज़ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, हमको संवेदनाओं के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। संवेदनाओं से मेरा तात्पर्य क्या है? रिलेशन, भाई बहन के बीच के रिलेशन, पति पत्नी के बीच के रिलेशन, माँ और बेटी या माँ बेटा या पिता पुत्र पिता पुत्री के बीच के रिलेशन, इनको हमको समझना पड़ेगा। यदि इन चीज़ों को हम समझेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति को हम रिकॉल करेंगे, हमारी वैल्यूज़ को हम जानेंगे और फिर एजुकेशन को इसके साथ ऐड ऑन कर देंगे, फिर देखो सक्सेस कैसे मिलती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को हमको सोचना पड़ेगा यदि हम सही मायनों में सक्सेस होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये हम हमेशा देखते ही आए हैं कि हमारा जो स्कूल एक 16 स्टूडेंट से चालू हुआ तो आज 1100 तक पहुंचा है विद द ग्रेट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा हमारे साथ इतना अच्छा करा है, हमें मोटिवेट करा है, हमें हर चीज़ के लिए एक पर्सनल टच दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड ये जो आपने आंसर्स दिए हैं, दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच सर। वंदे मातरम सर। टुडे वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर हियर विथ यू एंड यहाँ पर हम आपसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे जिनके नंबर या मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सर व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने आप को ये नहीं समझते कि वो गुड इनफ नहीं है अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, और निश्चित रूप से ये कई बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। ये वर्तमान समय में ये हो रहा है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ लगातार चलती रहती है और वो अपने आप पे जो उनका आत्मविश्वास होना चाहिए ना, वो आत्मविश्वास उनका खो जाता है। Yes. वो समझ ही नहीं पाते कि यार वो क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि इसके लिए जो जवाबदार है, इसके लिए जवाबदार हमारी सोसाइटी है, इसके लिए जवाबदार हमारे पेरेंट्स हैं। हम लोगों ने क्या दिमाग में एक चीज़ मतलब सेट कर रखी है कि स्कूल क्यों जाते हैं? परीक्षा देने के लिए। परीक्षा क्यों देते हैं? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। अच्छे अंकों से परीक्षाएं क्यों पास आउट करते हैं? आगे जाके एक बड़ी कंपटीशन परीक्षा को पास आउट करने के लिए और जीवन में कुछ बनने के लिए। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जीवन में बनना क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के पास आउट करने के बाद ही संभव है? नहीं, इसके पहले भी संभव है। देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को अपनी सोच बदलना पड़ेगी, और समाज किससे निर्मित होता है? परिवार से ही समाज बनता है। तो कहीं ना कहीं परिवार को अपनी सोच बदलना पड़ेगी। अब हम परिवार की सोच की बात करते हैं तो किसको सोच बदलना पड़ेगी? हमारे माता पिता को सोच बदलना पड़ेगी। क्या सोच बदलना पड़ेगी? भाई आप अगर स्कूल जा रहे हो तो आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, कुछ लर्न करने के लिए जा रहे हो, केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे हो। जब बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि भाई मुझे अंकों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना बेस्ट करना है, मैं जो भी अपने सिलेबस में है, जो भी अपने कोर्स में, उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ, और पढ़ने के बाद मैं नई नई चीज़ें सीखता चले जा रहा हूँ। जब वो नई नई चीज़ें सीखता चले जाएगा ना, तो सब कुछ बदलता चला जाएगा। देखिए अंक मायने नहीं रखते हैं, काबिलियत मायने रखती है। और काबिलियत कब आती है? जब दिल से आप उस चीज़ को सीखते हो। जब बच्चा अंडर प्रेशर रहता है अंक लाने के, सोसाइटी में अपने अंक दिखाने के लिए, तो फिर उसकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। वो फिर सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है, वो सिलेबस पे फोकस कर रहा है, वो मार्क्स स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर रहा है, वो एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर फोकस कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने के ऊपर फोकस कर रहा है। एक्चुअल में उसको फोकस कहाँ पे करना है? उसको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। यस सर। तो मैं ऐसे सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि बेटा आप बिंदास होकर पढ़ाई करो, टेंशन लेना ही नहीं। अंक क्या आ रहे हैं डजंट मैटर, आप क्या सीख रहे हो ये मैटर करता है। तो जो भी आपके सिलेबस में, जो भी आपके कैरिकुलम में, उसको बड़े ध्यान से पढ़ो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो, और जब आप सीखोगे ना तो आप अपने जीवन में उन चीज़ों को स्वीकार करोगे, और जब आप जीवन में उन चीज़ों को स्वीकार करोगे तो जीवन आपका बदल जाएगा, और जब जीवन आपका बदल जाएगा तो आपको एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। अंक डजंट मैटर। यस सर, थैंक यू सर। आपके इन शब्दों से हमें ये मालूम पड़ा कि अंक कोई वो नहीं रखते हमारे जीवन में, हमें सिर्फ पढ़ना सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। सो सर थैंक यू। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर,
जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर सर आपको ऐसी क्या चीज़ लगती है जो आप चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको जो चीज़ सही नहीं लगती है, या फिर आप जो ऐड ऑन करना चाहते हो? Right. सर प्लीज़ कैन यू टेल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और कहीं ना कहीं एजुकेशन में एक रिफॉर्म की जरूरत है, स्पेशली स्कूल एजुकेशन में। बिल्कुल। स्कूल एजुकेशन को एक लंबे रिफॉर्म से गुजरना पड़ेगा यदि हम 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। देखो क्या होता है ना कि जो नींव है वो बचपन में ही पड़ती है Yes. किसी भी चीज़ के लिए। अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये हमको टेक्निकली स्ट्रांग कर रहा है, यस सर। हमको कई चीज़ों को थ्योरेटिकल बता भी रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, एक तो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच कम है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच हमको कहीं भी सही तरीके से नजर आ ही नहीं रही है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। कहीं ना कहीं रोटे लर्निंग के ऊपर बच्चे फोकस कर रहे हैं, एक रट्टाफिकेशन के ऊपर बच्चों का फोकस जा रहा है। और इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिलेबस से ज़्यादा जवाबदार हमारा जो एवोल्यूशन सिस्टम है, जो हमारी मूल्यांकन पद्धति है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, वो इसके लिए ज़्यादा जवाबदार है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपने ये कंपलसरी कर दिया है कि बच्चे को योगा सीखना ही पड़ेगा। एक बच्चा ग्रेड 5 को तभी पास आउट कर पाएगा जब वो योगा की ये स्टेप्स करके हमको बताएगा या हमको सूर्य नमस्कार करके बताएगा। देखिए, योगा वर्तमान समय में हमारे एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि उसको कैरिकुलम का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाए, उसको मैंडेट कर दिया जाए, प्रैक्टिकली उसका डिमॉन्स्ट्रेशन लिया जाए और उसके आधार पर बच्चे की क्लासों को प्रमोट किया जाए, तो क्या बच्चा नहीं सीखेगा? बच्चा बिल्कुल सीखेगा। अभी हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो क्या कर रही है? एक सिलेबस दे रही है, उस सिलेबस में बच्चों को पास आउट होने के लिए वो बहुत सारे ऐसे टूल्स लगा रही है और टूल्स की मदद से बच्चे परीक्षा को पास कर रहे हैं। अब उस टूल्स की मदद से यदि बच्चे परीक्षा को पास कर रहे हैं तो वो जो हमारा पर्पस है एजुकेशन का, वो तो कहीं से कहीं तक सही मायनों में पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी परीक्षा प्रणाली के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए, एक उत्कृष्ट जीवन शैली के लिए, एक शानदार चरित्र निर्माण के लिए जो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने के लिए। और जो हमारा अभी वर्तमान समय में जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको कहीं ना कहीं बस एक आपको लिखना है, परीक्षा को पास आउट करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हम अगर प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर पूरा फोकस करें, यस, एज वेल एज हम वैल्यूज़ के ऊपर पूरा फोकस करें, हम हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर हमारे एजुकेशन, हमारे कैरिकुलम के थ्रू फोकस करें, तो शायद हम बहुत बेहतर तरीके से सक्सेस हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। थैंक यू सर। मीन्स आपके शब्दों से हमें ये मालूम पड़ा कि फिजिकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस से Absolutely. एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज आ सकता है। ओके, थैंक यू सर। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज़ योर प्लानिंग फॉर MMPS इन फ्यूचर सर? व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लानिंग फॉर MMPS? मीन्स सर आगे आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ से आगे कोई क्षेत्र में जाना चाहते हैं या इसको कोई और बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, या फिर यहीं सीमित एरिया प्राइमरी लोगों के साथ इसको रखना चाहते हैं सर? देखिए, MMPS सिंस 1997 चल रहा है और वर्तमान समय में एक लोगों की आशाओं का केंद्र हो चुका है, एक ब्रांड नेम हो चुका है और लोगों को बहुत आशाएं हैं हम लोगों से, स्पेशली अभिभावकों को, कि हम उनके बच्चों के लिए कुछ नया करें, कुछ यूनिक करें। हम लोगों का जो फ्यूचर प्लान है वो टेक्नोलॉजी को हमको बहुत बेहतर तरीके से अडॉप्ट करना है। यस। आने वाले समय के अंदर हम प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए, जैसा मैंने अभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके कुछ स्पेसिफिक प्लान लेके आ रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सिलेबस में जो भी पढ़े वो केवल पढ़े नहीं, उसको वो पूरी तरह से आत्मसात करे, अपने जीवन में उतारे। और वो कब उतार पाएगा? जब उसका वो प्रैक्टिकल करके देखेगा। हम वैल्यूज़ के लिए स्पेशल प्रैक्टिस टास्क लेके आ रहे हैं कि संस्कार बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चों के अंदर एक फीलिंग्स कैसे डेवलप होगी, उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टास्क लेके आ रहे हैं जो हम बच्चों से करवाएंगे। और एजुकेशन में अपने सिलेबस में बच्चा जो भी चीज़ पढ़ रहा है उसको वो प्रैक्टिकल करके देखेगा और उसको वो सही तरीके से सीख पाएगा, सही तरीके से समझ पाएगा और एक राइट टाइम पे उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। तो हमारा प्रयास लगातार जारी है। MMPS को मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं
जो प्राप्त है पर्याप्त है उसमें बिलीव करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के चेहरे की खुशी, उनके अभिभावकों के चेहरे की खुशी, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मैं इसको इतना बढ़ा लूँ कि मैं लोगों को समय नहीं दे पाऊँ, विद्यार्थियों को समय नहीं दे पाऊँ। तो एक लिमिटेड ऑडिशन के अंदर ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक सुखद जीवन निर्माण के लिए बच्चों में जो चीज़ें होना चाहिए वो हम सब चीज़ें डालने की अब कोशिश करेंगे। बच्चों को हम फेल्यूर का सामना करना सिखाएंगे कि किस तरह से, अगर लाइफ में, भाई लाइफ उस हिसाब से नहीं चलती जैसा आप सोचते हो। Yes. आपकी लाइफ के अंदर कहीं अप डाउन आते हैं, कई फेल्यूर्स आते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगी कि भाई फेल्यूर का सामना कैसे किया जाए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग की जाए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे आप समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर सकते हो। और आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे आप देश के लिए बहुत बेहतर काम करोगे। तो ये सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन लेके हम लोग आ रहे हैं। और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से हमारा एक बहुत बेहतर प्लानिंग तैयार है। जैसा मैंने एनुअल फंक्शन के दिन भी स्टेज से डिक्लेयर किया था कि हम लोग एक स्पेसिफिक प्लान को डिज़ाइन कर चुके हैं। और वो स्पेसिफिक प्लान यही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एक बच्चे का सुखद जीवन निर्माण, वो पूरे जीवन में खुश रहे, प्रसन्नचित रहे और एक हंसी खुशी के साथ अपना जीवन निर्वहन करे। इतनी चीज़ें हम उसको यहाँ पे स्कूल लाइफ में सिखा दें कि आने वाली कई समस्याओं का वो बखूबी सामना कर सके, सब पे वो गेट रीड कर सके, सबसे आगे निकल सके, सब चीज़ों को वो बहुत बेहतर तरीके से शार्ट आउट कर सके और अपने जीवन में वो सफल हो। बिल्कुल सर, थैंक यू। सो कंक्लूजन ये रहा कि सर हम फ्यूचर में हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल को ज़्यादा उद्देश्य दिया जाएगा। बिल्कुल। और सर बच्चों की वेलनेस के लिए, बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा। Absolutely. थैंक यू सर। थैंक यू। Today is a great moment for us, and we are sitting with a successful entrepreneur in our area, Mr. Karunesh Raghuvanshi sir. Sir, I want to ask a question. To compete in a rat race, what are the necessary soft skills we want in our life or add on in our life? बहुत बढ़िया प्रश्न, एब्सोल्युटली वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे एक चीज बताइए, ये कंपटीशन क्या होता है आपके अनुसार? ये कंपटीशन क्या है? Sir, हम कॉम्पीट कर रहे हैं, किसी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर एक कंपैरिजन रहता है जिसमें मीन्स पीपल से हम compete करना चाहते हैं, हमको उनसे अच्छा बनना है, और या फिर कुछ ऐसी फील्ड है वहाँ पर पहुँचने के लिए हमको उनसे compete करना पड़ता है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करो, ठीक है? आज आपने जो किया है उससे बेस्ट कल आपको करना है, कल जो आप करोगे उससे बेस्ट आपको परसों करना है। मतलब पर डे आपको लगातार आपका बेस्ट करना है। ये होता है सही कंपटीशन। मतलब हर व्यक्ति का केवल अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए, उसको अपने आप से कॉम्पीट करना चाहिए, अपने कल के कामों की तुलना उसको आज करना चाहिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और से इसके बाद कंपटीशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जब हम किसी और के साथ कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, उनको डिफीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो इन केस क्या होता है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर हमारे ऊपर बिल्टअप होता है और हर व्यक्ति उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है, मुश्किल हो जाता है वो। ठीक है भाई, आप हो सकता है आप स्ट्रांग हो, आप उसको फेस कर लो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं हमको उस पर कम ध्यान देना चाहिए, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, आप उस व्यक्ति को अपना कॉम्पिटिटर मत समझो, जो भी आपका टारगेट है आप उसको अपना आइडियल समझो, उसकी सफलता को एनालिसिस करो कि कैसे उसने सफलता पाई है, उसके बाद अपना सेल्फ एनालिसिस करो और ये सोचो कि जिस वे से वो आगे बढ़ा है क्या आप उस पाथ को फॉलो कर सकते हो कि क्या आपके पास उससे भी ज्यादा बेस्ट है। दैट इज द राइट वे। वहां पर क्या होगा, आप एक स्वस्थ मानसिकता के साथ बहुत बेहतर से बेहतर कार्य आप कर पाओगे। अब बात रही कि भाई ऐसी क्या सॉफ्ट स्किल हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। देखो भाई, सॉफ्ट स्किल की अगर मैं बात करूं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हर काम प्रतिदिन बिल्कुल समय पे करो। पहली चीज, आज के काम को कल पे कभी भी मत टालो। दूसरी चीज, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, उसको नाराज मत करो। तीसरी चीज, सबके साथ में ही आपका विकास है,
सामने वाले को प्रोग्रेस देने की कोशिश करो, उसको दबा के आगे मत बढ़ो, उसको प्रोग्रेस देने की कोशिश करो, आप उससे आगे निकलते चले जाओगे। ये सॉफ्ट स्किल जो वैल्यूज़ का भी काम करती है, संस्कारों का भी काम करती है, यदि ये किसी ने अपने जीवन में उतार ली ना, तो फिर मान के चलो कि उसकी जो सफलता है वो कुछ अलग ही लेवल पे पहुंचने वाली। क्यों पहुंचने वाली है? क्योंकि उसका जो दिमाग रहेगा वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होगी, वो अपने आसपास दुश्मनों की फौज इकट्ठी नहीं करेगा, वो केवल अपने ऊपर काम करेगा। और जब यदि इस तरह से आपने काम करना चालू कर दिया तो निश्चित मान के चलो कि अगली सफलता आपकी अपनी होगी, ना कोई आपके दुश्मन होंगे, ना आप कभी किसी का दिल दुखाएंगे, और आप जो सफलता प्राप्त करेंगे वो सफलता केवल आप तक सीमित नहीं रहेगी, वो सफलता निसंदेह रूप से समाज का भी कल्याण करेगी और देश की प्रगति का भी परिचायक बनेगी। सर, हाउ टू बी कंसिस्टेंट फॉर आवर गोल? सर ये बहुत डिफिकल्ट रहता है कि अपने गोल के लिए अपन कंसिस्टेंस रहे। देखिए क्या होता है ना, जब हमारे गोल बदलते रहते हैं तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, सीधी सी बात है। गोल कभी भी नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ तो आपके गोल बदल गए, राइट। फिर वेकेशन चालू हुआ तो आपके गोल बदल गए, कल से स्कूल चालू होना है तो आपके गोल बदल जाएंगे, परीक्षा तक कुछ गोल और रहेगा, जैसे ही आपकी एग्जाम होती है एग्जाम के दूसरे दिन आपके गोल फिर से बदल जाएंगे। अब मुझे बताओ कि कैसे कंसिस्टेंस रहोगे? सततता कहाँ से आएगी भाई? आ ही नहीं सकती है। गोल तो एक ही होना चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए, हर परिस्थिति में गोल एक ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक गोल बना रखा है कि मुझे अपने हर विद्यार्थी के लिए लगातार बेहतर से बेहतर काम करना है, उसके वेलफेयर के लिए मुझे लगातार प्रयास करना है, उसको समझने की कोशिश करना है, उसकी प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान मुझे निकालना है। तो मेरा जो गोल है 1995 में भी वही था, 97 में भी वही है, 2026 में भी वही है, और टिल द एंड ऑफ माई लाइफ वो सेम ही रहेगा। इसके अंदर कहीं कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मेरी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बनी हुई है, क्योंकि गोल नहीं बदल रहा है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका गोल बदलता है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और आपके माध्यम से अन्य विद्यार्थियों से भी मेरा यही निवेदन है कि अपना गोल बार बार मत बदलो। एक जो आपका मेन गोल है वो बिल्कुल हमेशा गोल रहना ही चाहिए। बाकी सब चीज़ें आपकी अलग है, सब चीज़ों को आप कॉम्प्लीमेंट्री लो, और वो जो मेन गोल है ना उसको मेन कोर्स बनाओ। यदि उस गोल को आप मेन कोर्स बनाओगे और बाकी जो भी समस्या आ रही है, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, हमारे परिवार में घटित हो रहा है, उसको साइमल्टेनियसली साथ में चलने दो। धीरे धीरे वो सब चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी, लेकिन आपकी हर कार्य प्रणाली पूरी तरह से आपके मेन गोल पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो अपना मेन गोल बना, और उस मेन गोल को अचीव करने के लिए आज की अपनी कार्य प्रणाली को परिवर्तित कर लो। और जैसे ही आप परिवर्तित करोगे तो ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी? आपके मेन गोल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जब ये मेन गोल के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो फिर कंसिस्टेंसी इसके अंदर ऑटोमेटेड मोड पे आ जाएगी। सोते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, नहाते समय आपके दिमाग में केवल आपका गोल रहेगा। हर क्षण, हर पल आप उस गोल को अचीव करना चाहोगे। तो फिर बताओ आपकी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज होगी, आपकी नियमितता कैसे चेंज होगी, आपकी कंसिस्टेंसी कैसे चेंज होगी? क्यों? क्योंकि वो तो आपके दिल और दिमाग में बस चुका है, रच चुका है। आपके कण, आपके रोम रोम के अंदर वही चीज़ें, आप मतलब सो नहीं पा रहे हो, आपके अंदर से वही चीज़ बार बार आ रही है कि मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है। तो आप हर दिन उस गोल को लेके ही कार्य करोगे, आप नहीं सोचोगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मेन टारगेट आपके दिमाग में। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर, जो तपोस्थली क्लासेस चल रही थी जी सर, वो उसे स्टॉप क्यों किया गया? सर व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय यू? राइट। देखिए, तपोस्थली जो हमने चालू किया था, एक बहुत ही बढ़िया उपक्रम हम लेके आए थे, और हम ये चाहते थे कि आज जो एक कंपटीशन की रेस बनी हुई है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, 6-7 से बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि कंपटीशन कुछ अलग है और स्कूलिंग कुछ अलग है। यदि आप नीट, IIT, IAS, CA जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन की पढ़ाई करना पड़ेगी। देखिए, कंपटीशन कुछ भी अलग नहीं होता है। कंपटीशन क्या होता है? एक अप्रोच होता है। जब आप स्कूल की पढ़ाई करते हैं, लोकल क्लासेस की, तब आपकी स्ट्रेटजी पढ़ने की कुछ और रहती है। आप कम से कम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। जब बोर्ड परीक्षाओं को आप फेस करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपकी चेंज होती है, थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य रहता है कि आपने स्कूल लेवल पे कभी उन चीज़ों के लिए प्रयास ही नहीं किया। जो तपोस्थली हम उपक्रम लाए थे, हम ये चाहते थे कि बच्चों का जो स्टडी का अप्रोच लेवल है वो पूरा बदल जाए। उनके पढ़ने के तरीके में हम एक अद्भुत बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा स्कूलिंग भी चल रहा था और साथ में तपोस्थली का उपक्रम भी था, एक ही कैंपस के अंदर दोनों चीज़ें थी।
टाइमिंग्स को लेके हम लोगों ने सफ़र किया, और एज वेल एज हम लोगों को ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बच्चों के बीच में। जो चीज़ें हम कॉम्पिटिशन्स लेवल पे उस पर्टिकुलर क्लास को दे रहे हैं वो हम स्कूल लेवल पे नहीं दे पा रहे हैं। एज ए एजुकेटर, एज ए वेल विशर ऑफ स्टूडेंट्स, जब आप बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं, आप पेरेंट के साथ जुड़ जाते हैं, देखिए एक परिवार के अंदर जब भाई बहन रहते हैं तो क्या माता पिता हर किसी के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं, एक ही ट्रीटमेंट करते हैं। उनका मन अंदर से इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है कि एक बच्चे पे वो ज़्यादा ध्यान दे, एक पे कम ध्यान दे, वो सबको एक जैसा लेके चलते हैं। जब हम तपोस्थली चला रहे थे तो प्रैक्टिकली हमको ऐसा लगा, मुझे लगा स्पेशली, मैंने अंदर से फील किया कि नहीं यार, हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों को तो वो चीज़ दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश बच्चों को वो चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं। ये वजह रही। सेकेंडरी हमारा टाइमिंग से एक वजह रही, बाहर के बच्चे थे, टाइमिंग्स को हम उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और तीसरी वजह ये रही है कि पेरेंट्स हमारे इस सोच को समझ ही नहीं पाए, जबकि हमारा पूरा प्रयास था कि आज मेट्रोस में जाके या किसी भी बड़ी सिटी महानगर में जाके बच्चा जिस तरह से सफ़र कर रहा है, जिस तरह से परेशान हो रहा है, जिस तरह से उसका खर्चा लग रहा है, यदि मान लीजिए वहाँ जाके उनको 100 रुपये किसी चीज़ पे खर्चा करना पड़ रहे हैं, हमारा ये प्रयास था कि हम उसको 20 से 25 रुपये में यहीं पे प्रोवाइड कर दें। और हमारी तैयारियाँ बहुत बढ़िया थी, हम लोगों ने उसके लिए बहुत बेहतर तैयारियाँ की थी और सक्सेस भी पूरी तरह से सुनिश्चित थी, डैम श्योर कि हम सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने जो आई वो यही रही, एक जो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगा कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे को एक और जो मेजर प्रॉब्लम आई वो फैकल्टी की तरफ से आई। फैकल्टीज हमने प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन फैकल्टी का कहना यह था कि उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। कई बड़ी अच्छी फैकल्टीज थी, उनका ये कहना था कि भाई क्लास के अंदर एक टीचर्स का पर्पस तभी सॉल्व होता है, उसको पढ़ाने में तभी मजा आता है जब उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं, एक लेवल के स्टूडेंट मिलते हैं, जब स्टूडेंट के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है तब जाके फैकल्टी को पढ़ाने में मजा आता है। तो हम फैकल्टी की वो डिमांड भी पहले साल में फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम लोगों को ये लगा कि यार बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। कई बच्चों को ऐसा लग रहा था, जब वो उन तपोस्थली के बच्चों को देखते थे उनको ऐसा लग रहा था कि सर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमको वो चीज़ नहीं दे रहे जो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ पालकों को भी ये लगने लगा था। फिर हम लोगों को ये लगा कि नहीं यार, हमको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमारे पास नहीं बढ़ रहे हैं, हम टीचर्स जो बाहर के फैकल्टिस्ट आए हैं उनको भी हम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनको भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी सही तरीके से कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है। तो लगा कि नहीं, अभी इसको रोकना चाहिए। लेकिन सब चीज़ें हमारे दिमाग में हैं और प्रयास हमारा लगातार जारी है। देखिए ऊपर वाले की क्या इच्छा है, जब भी उसकी इच्छा होगी तो ऐसा कार्य MMPS बिल्कुल करेगा। Sir, because the Karunesh Raghuvanshi is a huge brand in education sector, sir. Sir, will there be a Tapostali 2.0? डेफिनेटली इट मस्ट। Yes. मैं शुड भी नहीं बोलूँगा, वुड भी नहीं बोलूँगा, मैं मस्ट बोलूँगा। ये होना ही चाहिए। Yes. क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो हमारा पर्पस है वो बहुत अलग लेवल का। देखिए ऐसा नहीं है कि स्कूल लेवल पे इसको नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है, लेकिन स्कूल लेवल पे क्या होता है कि जो माइंड सेट है टीचर्स का भी और बच्चों का भी, वो केवल परीक्षा की स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करता है। बच्चा उतना ही पढ़ना चाहता है जितना उसके सिलेबस के अंदर है। और तपोस्थली एक ऐसा उपक्रम है जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये अनलिमिटेड है। यहाँ पर बियॉन्ड योर कैपेसिटी वी वांट टू वर्क कंटिन्यूसली। क्योंकि मेरी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, कितना हम कर सकते हैं, हमको किसी को भी नहीं मालूम। जब हम लगातार करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर छिपा हुआ है। तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी तपोस्थली को फिर से लाया जाए। Yes, sir. Sir, my next question is that what is the Guru Mantra for Gen Z in 21st century, sir? आप मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ, ये JNG क्या है भाई? मैं बड़ा परेशान हूँ इस शब्द से है? ये JNG क्या है? ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। Yes, sir. ये बच्चों को पुरानी पीढ़ी से, मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कई युवा मेरी बात को एक गलत रूप में ले, मुझे क्रिटिसाइज करे, बोले कि यार सर आप क्या बोल रहे हैं। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार हम है ना इन बच्चों को मतलब एक भारतीय संस्कृति से विमुख कर रहे हैं। हमारी जो पीढ़ी है, जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जिस पीढ़ी में आते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम इनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए भाई, एक वट वृक्ष, एक बरगद की छांव में ही आप सही तरीके से अपना विस्तार कर सकते हो। तो JNG को मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप आधुनिक पीढ़ी के बच्चे हो, आपकी सोच अलग है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी सोच से परे हैं, वो भी वही सोच रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपकी उस सोच के लिए कभी भी आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट के साथ आपकी सही तरीके से डिस्कशन हो ही नहीं रही है। टेक्नोलॉजी को हम लोग भी समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम लोग भी उपयोग कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से रियलाइज कर रहे हैं। और ये जो आपके पेरेंट्स वाली पीढ़ी है, जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली पीढ़ी है ना, ये आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल मत लाओ, हम लोग आपके साथ बिल्कुल बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के लिए जो टेक्नोलॉजी का आप उपयोग कर रहे हो, जिस ईरा में आप जी रहे हो, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाह रहे हो वो बिल्कुल आपको प्राप्त होगी। लेकिन अपनी संस्कृति से विमुख होकर आप वो कोई भी चीज़ प्राप्त करने की कोशिश मत करो। अपने पेरेंट को इग्नोर करके वो कोई भी चीज़ प्राप्त करने की कोशिश मत करो। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अवॉइड करके वो चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश मत करो। उनके दिल को दुखा के वो चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश मत करो। हम आपको समझ भी रहे हैं और हम आपके साथ भी है। एक बार हमारे साथ बैठ के डिस्कस तो करो, फिर देखो कि हम आपको आपके गोल को अचीव करने में कैसे आपकी मदद करते हैं। Sir, how you developed a versatile knowledge about all the things, sir? देखिए, इट्स नॉट द मैटर ऑफ द वर्सटाइल नॉलेज। आई नो दैट आई एम द एक सिंपल ह्यूमन बींग्स। लेकिन क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को जो सोचने का आपका तरीका रहता है वो शायद आपको कुछ अलग कर देता है। हम लोगों के साथ जनरली क्या होता है कि हम लोग एक ग्रुप थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो सभी सोच रहे हैं वही हम भी सोचना पसंद करते हैं, जो सभी कर रहे हैं वो हम करना पसंद करते हैं। इट शुड नॉट। आप जब किसी भी चीज के लिए अपनी सोच रखते हो, जब आप एक ग्रुप का पार्ट रहते हो, एक भीड़ का पार्ट रहते हो, तो आपकी जो सोच रहती है वो भीड़ की रहती है। एक ग्रुप की सोच आपकी सोच रहती है, आपकी सोच वहां पर कहीं आपको नजर नहीं आती। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि बच्चों की जो अपनी सोच है ना, वो उस सोच पे फोकस कर ही नहीं पा रहे। आज मैंने ये कोट पहना है तो भाई मैं जानना चाहूंगा मैं कैसा लग रहा हूं, तो ये मैं आपके व्यू से जानूंगा कि मैं कैसा लग रहा हूं। मेरा चश्मा ठीक है भाई, मेरी हेयर स्टाइल ठीक है। ये क्या हो रहा है, मैं आपकी सोच से अपनी सोच को बना रहा हूं। मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मैंने अपनी सोच के साथ काम किया, हर चीज को अपने हिसाब से सोचने की कोशिश की। और मेरा जो अपना हिसाब रहता है उसमें कहीं ना कहीं उस परिवार की भलाई, उस समाज की भलाई और अंत में देश की भलाई छुपी रहती है। वो फिर सास बहू की रिलेशन वाली हम बात करें, या माँ बेटे के बीच की बात करें, या पिता पुत्र के बीच की बात करें, या टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात करें, सब दूर जो मेरी सोच जाती है वो यही जाती है कि आपको हर व्यक्ति को उसके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना है। हर सिचुएशंस का जो पर्सपेक्टिव रहता है ना, वो अलग रहता है। हम हर सिचुएशन को हमारे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सामने वाले के पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को सोचना है। तो मैं हर सिचुएशन को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ। जब टीचर और बच्चे के बीच में विवाद होता है तो मैं बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी बारीकी से सोचता हूँ, फिर टीचर के पर्सपेक्टिव से भी बारीकी से सोचता हूँ। जब मैं किसी घर की ये स्थिति को जानता हूँ कि सास और बहू में विवाद हो रहा है, तो मैं बहू के पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करता हूँ, सास के पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करता हूँ। जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, वो माता पिता की बात सुनना बंद कर देता है, वो अपने हिसाब से अपना हर काम करने लगता है, तो मैं उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करता हूँ और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे सबकी सोच आपके अंदर आने लग जाती है, जो आपकी सोच को कुछ अलग लेवल पे पहुंचाने लगती है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, द सिंपल रीजन। और मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, आप ये हर कोई इसको बहुत ईजिली कर सकता है। थैंक यू सर। वंदे मातरम सर। I am very thankful because you have given your valuable time to us and sitting and giving your valuable knowledge. सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर आजकल के जो बच्चे हैं और पेरेंट्स और टीचर्स, उनके बीच कनेक्शन वीक क्यों होता जा रहा है एंड देयर इज नो केमिस्ट्री बिटवीन देम। सर व्हाट इज द सोल्यूशन वे? करेक्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कि देखिए क्या होता है ना, एक पीढ़ी के निर्माण के अंदर दो लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट इज द पेरेंट, सेकंड वन इज द टीचर। अब देखिए क्या हो रहा है अभी कि बच्चे और टीचर के बीच की केमिस्ट्री बिल्कुल पुअर होती चली जा रही है, और सिमिलरली पेरेंट्स और बच्चे के बीच की केमिस्ट्री भी बिगड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और देखिए इसका जो
रीज़न है ना वो भी बहुत अलग है। देखो मैं आपसे ही उन सब, आप चार ही लोग यहाँ बैठे हो, मैं आप चार ही से उस चीज़ को पूछना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जब स्कूल में आ रहे हैं और स्कूल के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, यदि आपके पास ट्यूशन का सहारा नहीं है, यदि आपके पास ऑनलाइन सपोर्ट नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आप क्लास में आने के बाद आपके टीचर्स को बड़े ध्यान से सुनेंगे, हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से नोट डाउन करेंगे। यस सर। अब क्या हो रहा है कि बच्चे और टीचर के बीच की केमिस्ट्री इसलिए बिगड़ी है कि अब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको टीचर की जरूरत नहीं है। स्कूल जो है वो एक इंटरटेनमेंट का प्लेस है, एक मनोरंजन स्थल बन चुका है जहाँ पे गेट टुगेदर हो रहा है। वो यहाँ आके मौज मस्ती करते हैं। इस वजह से टीचर्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रहे हैं। टीचर अपना बेस्ट अब बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वो करना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम तो ये। यस सर। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आप आपके टीचर्स को, मुझे और इस स्कूल को आप अच्छा समझते हैं? आपके दिमाग में अच्छी छवि है स्कूल की? यस सर। आपके दिमाग में आप अच्छी है। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि आपके माता पिता इस स्कूल के बारे में अच्छा सोचते हैं। आपके घर पे जब इस स्कूल के बारे में बात होती है तो पॉजिटिव बात होती है। जब स्कूल के बारे में घर पे पॉजिटिव बात होगी, डायरेक्टर के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, फैकल्टीज के बारे में घर पे ज़्यादा पॉजिटिव बात होगी, तब जाके बच्चे का स्कूल के प्रति और टीचर के प्रति मोह रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, केमिस्ट्री पॉजिटिव रहेगी। ये है दूसरा कारण। यदि मान लीजिए किसी घर पे बच्चे के सामने स्कूल को क्रिटिसाइज किया जाता है, टीचर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है, स्कूलों की पॉलिसी को गलत सिद्ध किया जाता है, तो बताइए क्या बच्चा टीचर के साथ अटैच होगा? क्या बच्चा स्कूल के साथ अटैच होगा? जो केमिस्ट्री बिगड़ने का एक कारण ये भी है। यस। ये तो बात हो गई कि टीचर और बच्चे वाली बात। अगली चीज क्या हुई है? देखिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो लोग आते हैं ना, तो इसमें हमको एक चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है और हर किसी को रखना चाहिए कि पैशन और प्रोफेशन एक होना चाहिए। वर्तमान समय में टीचिंग लाइन में कई ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है जो जिनका पैशन ये नहीं है, पर उनके पास प्रोफेशन के कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने कुछ समय के लिए इस चीज को अडॉप्ट कर लिया, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इजंट इट? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कभी भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर ही नहीं रहे क्योंकि वो उनका पैशन नहीं है। ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो केमिस्ट्री वो पुअर हो रही है। देखो, ये तो हमारी क्लासरूम वाली बात होगी। अब हम घर पे आते हैं। यस सर। अब घर पे क्या हो रहा है कि बच्चों के बीच में और पेरेंट के बीच की केमिस्ट्री सही नहीं हो रही है। देखिए, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जो वो उनकी लाइफ में नहीं कर पाए, जो सफलता उनको नहीं मिल पाई, वो सब अपने बच्चों से प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने उन बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है। एक तरीके से वो इमोशनल प्रेशर होता है, और इमोशनल जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। उस इमोशनल प्रेशर की वजह से बच्चे की काबिलियत क्या है, उसका स्पेसिफिक स्किल क्या है, उसका पैशन क्या है, वो समझ नहीं पाता है। वो तो उस प्रेशर के अंदर ही कहीं ना कहीं दब जाता है। अब जब वो उसका पैशन नहीं रहता है, वो उसके करने की इच्छा नहीं रहती है, फिर भी वो मन मार के करता है, तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच की जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती है। यस सर। एक और चीज हो रही है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, एक दूसरे को समझने का नजरिया, समझने का तरीका, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाना। पिता हमेशा पिता होके बात करता है, माता हमेशा माता होके बात करती है। कोई भी पिता कभी भी पुत्र से बात करते समय उसके पर्सपेक्टिव को समझने के प्रयास नहीं करता है, और कभी भी कोई भी बेटा अपने पिता से आर्गुमेंट करते समय पिता का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं करता। यदि आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे, एक दूसरे का पर्पस समझ ही नहीं पाओगे। देखिए, पिता की डांट में भी बच्चे का सुख ही छिपा हुआ है, और बच्चे के आर्ग्यूमेंट में भी बच्चे का सुख छिपा हुआ है। अल्टीमेटली पर्पस एक ही है दोनों का, लेकिन तरीका जो दोनों का है ना, वो अपना अपना तरीका है। यदि इस चीज को पिता अगर बच्चे को बच्चे के तरीके से डांटेगा और बच्चा आर्ग्यूमेंट पिता के साथ पिता के तरीके से करेगा, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में आने के बाद भी यदि केमिस्ट्री टीचर और बच्चे के बीच में स्ट्रांग होना चाहिए, तो जो मैंने पॉइंट्स बताया उसके ऊपर काम होना चाहिए। और घर पे भी यदि बाप बेटे के बीच में
बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, पिता पुत्री के बीच में यदि रिलेशन बहुत बेहतर तरीके से हमको स्थापित करना है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की बनाना है, तो एक दूसरे को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे बताइए कि यदि हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसका प्रेम क्या सिखाता है? प्रेम सिखाता है कि स्वतंत्रता देना। प्रेम ये नहीं सिखाता है कि अंकुश लगाना। अभी हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंकुश है हमारे ऊपर, यस सर, अंकुश है। जबकि प्रेम क्या है? प्रेम तो ये है कि भाई स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। बच्चे को फ्री होकर सोचने देना चाहिए, उसके साथ हर तरह से उसके प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करना चाहिए, उसको पॉजिटिव निगेटिव बनाना चाहिए, बताना चाहिए। यदि इस तरह से घर पे एक हेल्दी डिस्कशन होने लगेगी, और स्पेशली टीनेजर्स बच्चों के बीच में, ये टीनेजर्स बच्चे और उनके माता पिता के बीच में डिस्कस होना चाहिए। मेरे जहाँ तक पता लगा है डिस्कशन कम होती, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं आपके और आपके पेरेंट के बीच में डिस्कस कम होती जा रही है। छोटे थे जब ज़्यादा डिस्कस होती थी, जैसे बड़े होते जा रहे हैं कम डिस्कस होती जा रही है। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है, मैंने कुछ और पॉडकास्ट पे भी ये चीज़ बताई है कि स्नेह स्पर्श कम होता चले जा रहा है। हमको क्या लगता है पता है कि छोटे बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वो ज़्यादा भावुक होते हैं। नहीं, बड़े बच्चे ज़्यादा भावुक हैं। बड़े बच्चे जितने टीनेजर बच्चे हैं ना वो ज़्यादा भावुक होते हैं, लेकिन उनके जो भावना की अभिव्यक्ति होती नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि हर दिन आपके पेरेंट का आपके सिर पे हाथ होना चाहिए, एक प्यार की झप्पी गले मिलना चाहिए, आपकी पीठ पे उनका हाथ रहना चाहिए, आपके सिर पे हाथ रहना चाहिए। और अगर ये स्नेह स्पर्श आपको प्राप्त होगा तो केमिस्ट्री तो क्या, फिजिक्स भी ले लो, बायोलॉजी भी ले लो, जो भी ले लो, सब स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्डिंग बहुत खतरनाक हो जाएगी। और उसके बाद कभी भी जो एक आर्ग्यूमेंट होता है या जो विचारों में मतभेद होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, फिर वो घर हो तो भी और स्कूल हो तो भी। यस सर। सर थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आजकल हम देखते हैं जैसे एक स्टूडेंट है वो अपने माता पिता और टीचर को रिस्पेक्ट बहुत कम देता है, उनके खिलाफ अग्रेसिव हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में इसको कवर करने की कोशिश की है। भाई रेस्पेक्ट, देखिए रेस्पेक्ट कब दिया जाता है? जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है। दिल से दिल का कनेक्शन कब होता है? जब सामने वाले को समझने का प्रयास किया जाता है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, मेरे को आपकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। यस। और यदि मैं आपकी भावनाओं को समझूंगा और उस तरह से मैं जवाब दूंगा तो ऑटोमेटिकली आप मुझे रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि मेरा हर जवाब आपके दिल को छूने वाला होना चाहिए। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि एज ए टीचर यदि मैं अपनी उपलब्धियां आपको गिनाता हूं और मैं अपने आप को आपके सामने हर क्षण सुपीरियर सिद्ध करने की कोशिश करता हूं, क्या रहा है स्पेशल, तो क्या आप मुझे रेस्पेक्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मेरी जो सुपीरियरिटी है वो मेरे कामों से सिद्ध होगी, मेरे प्रयासों से सिद्ध होगी, मेरे पढ़ाने के तरीके से सिद्ध होगी, मेरी आपके द्वारा कैसी केयर की जा रही है, मेरे द्वारा आपको कैसा सपोर्ट दिया जा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि बच्चे टीचर को सही तरीके से रेस्पेक्ट दें, बच्चों में सुधार की कम जरूरत है, शिक्षकों में सुधार की ज़्यादा जरूरत है। शिक्षकों को अपने आप को बदलना पड़ेगा और बच्चों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट पे भी बेहतर नॉलेज उनको रखना पड़ेगी और पढ़ाने के तरीके को भी बहुत बेहतर तरीके से उनको परिष्कृत करना पड़ेगा। और बच्चे को हर क्षण हर पल समझना पड़ेगा बच्चा किन तरह की भावनात्मक चीज़ों से उलझा हुआ है, किस तरह की समस्याओं के अंदर वो अभी इन्वॉल्व है, क्या क्या समस्याएं उसके साथ चल रही है, टीचर को समझ में आना चाहिए। मतलब टीचर को केवल एक इन्फॉर्मर के रूप में काम नहीं करना है, टीचर को एक मेंटोर के रूप में काम करना है, टीचर को एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना है। यदि इस तरह से टीचर अपने बच्चे के साथ करेगा तो फिर बच्चा क्यों रिस्पेक्ट नहीं देगा? बिल्कुल देगा। थैंक यू सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर टेक्नोलॉजी एक पावरफुल सोर्स है हमारे पास आज के लिए। सर टेक्नोलॉजी, एक स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करे अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी को तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं ना, वो जो आपकी जड़ें हैं वो आपकी जो पुरानी सनातन गुरुकुल पद्धति थी, जिस तरह से पुराने समय में बच्चों को ट्रीट किया जाता था, वही तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और साथ में आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हम टेक्नोलॉजी से परे नहीं हो सकते भाई। टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को हमको सीखना भी पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का हमको उपयोग भी करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं ना वो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ बंधी होना चाहिए। मैं जो गुरुकुल की बात कर रहा हूँ ना वो इसीलिए कर रहा हूँ कि हमको कहीं ना कहीं हमारे भारतीय पुरातन संस्कृति को समझना पड़ेगा, हमको संस्कारों को समझना पड़ेगा। भारत जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर,
जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसका परिपालन हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि उन चीज़ों को हम पूरी तरह से अडॉप्ट करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमारी जड़ें निर्भर रहती है, उन चीज़ों के ऊपर हम खड़े रहते हैं, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो फिर सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को परिवर्तन करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। यदि हमने टेक्नोलॉजी को केवल अडॉप्ट कर लिया और जो हमारी संस्कृति है उससे यदि हम विमुख हो गए तो फिर हम सक्सेसफुल होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे और कभी भी हम हमारे जीवन में चोट खा जाएंगे। इसलिए हमको हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी हमारे दिमाग में रखना है और टेक्नोलॉजी को भी हमको यूज़ में लेना है। मैं तो ये चाहूँगा कि 60% कंट्रीब्यूशन हमारी संस्कृति का होना चाहिए और 40% कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तो लाइफ इज सक्सेसफुल। Thank you so much, sir, for giving a kind information to all of us. Thank you very much. थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे साथ जो बातचीत करी उससे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इस बातचीत के ज़रिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर विजडम एंड इन्फॉर्मेशन। ये डाउट्स तो बहुत सारे लोगों के थे बट हमारे थ्रू उनको क्लियर हो गए। दैट्स वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। आपने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। आज जो हमने जो सीखा है टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड हर एक चीज़, वो हम लोग कल से ही चेंज करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। We are grateful and I hope this podcast will be fruitful for our audience. Thank you. Jai Hind.